यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके ही इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 7 मतलब हिस्सा 7 लेकर आया हूं। पहले मैंने 6 पार्ट कराया, हर पार्ट में मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आता हूं। ये एमसीक्यू टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, इसे कोई भी देख सकता है। ये हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, टीचिंग के लिए हो, एसएससी, रेलवे या पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते रहते हैं, सभी के लिए होगा। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं क्लास टेस्ट सीरीज चलाते हुए हर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन से संबंधित कुछ को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाता हूं। तो ये 10 क्वेश्चन के जगह पर 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन का काम करता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का मैं कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 7 है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले वाले 6 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करा करके 60 क्वेश्चन करा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 61 मतलब 61 से स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वान भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो आपके पास ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। मैं 2 मिनट 2 सेकंड के लिए मैं पॉज करूंगा ताकि आप लोग आंसर दे पाए, ठीक है। मैं ऐसे समझाता चला जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके आप अपने से खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। अच्छा एक बात बताए, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 591 ईस्वी में के लगभग हुआ था, ठीक है। ये किस वंश से संबंधित रखता था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंध रखता था। इसका शासनकाल क्या था? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। देख लीजिए इनका जन्म हुआ था 591 ईस्वी में और ये पुष्यभूति वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है किस शासक ने अंतिम रूप में शकों का उन्मूलन किया था? मतलब किस शासक ने शक वंश का अंतिम रूप से खत्म किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। ये सारे गुप्त वंश के ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का उन्मूलन करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस खास चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। अच्छा इनका शासनकाल क्या था? 380 से लेकर 415 ईस्वी तक, याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों भाषा में पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड मैं कराता रहता हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मौर्य काल के विशाल प्रशासनिक वर्ग को क्या कहा जाता था? मतलब मौर्य काल में, मौर्य डायनेस्टी में उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन को किस नाम से जाना जाता था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है देवारिकी, दूसरा ऑप्शन है आमत्य, तीसरा ऑप्शन है प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपके पास नागरक। देखिए सबसे पहले एक और बात याद रखिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहला ये तो कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर मौर्य डायनेस्टी, तो उसके प्रशासन के बारे में ये 2 ऑप्शन नहीं आते हैं, आमत्य प्रदेश आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आमत्य होगा। इसे एक और चीज कहते थे आमत्य को, जैसे विशाल प्रशासनिक वर्ग, तो याद रखिएगा आमत्य को कभी कभी ऑप्शन में देगा योग अधिकारियों का समूह, याद रखिएगा योग अधिकारियों का समूह को आमत्य कहते थे। अच्छा प्रदेश किसे कहते थे? देखिए मंडल जो होते थे उनके प्रमुख अधिकारी को प्रदेश कहते थे, मंडल के प्रमुख अधिकारी को प्रदेश कहते थे, ठीक है। और आमत्य कहते थे विशाल प्रशासनिक वर्ग, मतलब योग अधिकारियों के समूह को कहते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है?
तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है घनानंद, दूसरा ऑप्शन है महापद्मानंद, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग और चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका भी आंसर होगा महापद्मानंद, ये नंदवंश से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिए घनानंद भी नंदवंश से संबंधित है। तो ये सारे ऑप्शंस ख्याल करिएगा, गलत मत करिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, खाली लैंग्वेज का क्वेश्चन के लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी सॉरी, उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता? तो महापद्मानंद को कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 400 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 329 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा महापद्मानंद का जन्म हुआ था 400 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई थी 229 ईसा पूर्व में। और इनका शासन काल क्या था? इनका शासन काल था 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक था। ऐसा भी माना जाता है कि पहली बार कलिंग पर विजय इन्होंने ही पाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, मतलब 65 है, कहता है देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा है? मतलब एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसे उसका निर्माण करता कौन थे उस नाटक के? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है विशाखदत्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन डी एलिमिनेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कौटिल्य के, क्योंकि कौटिल्य के संबंध में अर्थशास्त्र फेमस है मौर्य पीरियड में। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। अच्छा, विशाखदत्त किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने एक और फेमस नाटक लिखा है, प्ले लिखा है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम था मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों नाटक के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, मतलब 66 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? अर्थात अशोक के जो अभिलेख भारत में तो पाए गए, भारत के विभिन्न भागों में पाए गए, जैसे मास्की में, जूनागढ़ में, बाबर की गुफाओं में, भाबरू में। ठीक है, तो इसके अलावा भारत के बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहां पाया गया है इनके अभिलेख? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है तिब्बत। ये ऑप्शन भी टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अशोक का संबंध श्रीलंका से भी है, अफगानिस्तान से भी है, याद है तिब्बत से भी कुछ पाया जाता है। ठीक है, नेपाल के बारे में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो नेपाल एलिमिनेट होता है यहां पर से। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा 66, मतलब 66 का आंसर होगा अफगानिस्तान। देखिए ऑप्शन में बताया जाएगा, कभी कभी अफगानिस्तान ना देकर के कंधार दिया जाएगा, तो कंधार में ही एक्चुअली पाया गया था। तो कंधार कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में ही पड़ता है। और इसके अन्य अभिलेख कहां कहां मिले? जैसे कि मास्की में मिले थे, जूनागढ़ में मिले थे, भाबरू में मिले थे, बाबर की गुफाओं में मिले थे। ठीक है, अच्छा ये किस वंश से संबंधित रखते थे? अशोक रखते थे मौर्य वंश से संबंधित। इनके दादा का नाम बता पाएंगे? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके पिता के बारे में बताइएगा, कौन थे इनके दादा और पिता। अच्छा, अशोक का शासनकाल क्या था? तो अशोक का शासनकाल याद रखिएगा 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, 67 कहता है, नागानंद नाटक के लेखक कौन है? मतलब एक और नाटक का क्वेश्चन मैंने लिया है, प्ले का क्वेश्चन मैंने लिया है। नागानंद नाटक के लेखक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन कहता है पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, आज के पहले वाले क्वेश्चन भी हर्षवर्धन से ही संबंधित था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखते हैं? तो ये पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? अभी भी मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, इनका जन्म लगभग 591 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब 551 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बता देता हूं, मैं हर टेस्ट सीरीज के पार्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर लेके आता हूं जिसमें स्पेशली क्वेश्चन ना होकर के कोई पॉइंट्स रहेंगे किसी से रिलेटेड,
ताकि उससे संबंधित अन्य तथ्य भी इकट्ठा आपको जानकारी मिल सके। तो आज मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 68 में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे? तो याद देखिए, पहला है छपांक, दूसरा है, एक्सक्यूज मी, मैं ठीक कर लेता हूं इसे, यस, पहला है छपांक, दूसरा है धन्वंतरी, तीसरा है कालिदास, चौथा है अमर सिंह, पांचवा है वारामिहिर, चौथा है वरुज, छठा है इसका शंकु, सातवां है इसका विताल भट्ट, हरिसेन, 9 नहीं है क्या? देखता हूं, छपांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 वो है, ठीक है, मैंने काउंट करने में गलती किया था। तो छपांक धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वारामिहिर, वरुज, शंकु, विताल भट्ट और हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है 69 है, अशोक के लेखों की भाषा कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है प्राकृत। सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा ये अशोक के बारे में, तो संस्कृत और अंग्रेजी एलिमिनेट होगा। आपके पास बचता है ब्राह्मीण और प्राकृत। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा प्राकृत, ठीक है। अच्छा, अशोक के लेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इस याद रखिए, इसमें 2 खास करके नाम आता है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि। और इसकी भाषा कौन सी थी लेखों की? तो प्राकृत भाषा थी, संस्कृत और ब्राह्मीण मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वेदांगों की संख्या कितनी है? मतलब कुल कितने वेदांग है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन है आपके पास 6। तो देखिए, 5 और 7 आपने नहीं पढ़ा होगा, 4 कहीं पढ़ा होगा। 4 कितने क्या होते हैं? तो 4 वेद है हमारे, ठीक है, 4 हमारे वेद है। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अर्थववेद है। याद रखिए, 4 वेद हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी बची? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी 6। अच्छा, 6 वेदांग कौन कौन से? तो ये भी मैं बता देता हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद रखिए फिर से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 वेदांग हैं हमारे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके, आज भी मैंने इतने ही सारे क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। टेक केयर, मैं फिर अगले पार्ट में लेकर आऊंगा आगे के क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में, जहां भी हो इसे शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा IQ अड्डा, ये येलो वाला लोगो देख लीजिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यही हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं ताकि आप एग्जाम्स क्वालिफाई करके जॉब्स वगैरह ले सकें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का प्यार लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए और बड़ों से खास करके आशीर्वाद लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।